नमस्कार। अक्षर ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं पिंकी अग्रवाल, ज्योतिष विशारद। आजकल हम लोग योगों के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले 2 वीडियो में भी हमने योगों के बारे में पढ़ा। ज़्यादातर योग का मतलब राजयोग और सुखद योगों का ही मतलब होता है, लेकिन फिर भी इसमें बीच बीच में हमें पता चलेगा कि दैनी योग वगैरह भी कैसे देखे जाते हैं। तो आज हम चलेंगे उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, और जो योग हमारे मुख्य हैं उनको हम पहले ले लेते हैं। तो योग का मतलब हमने पढ़ा था कि जोड़ना होता है। तो राशि, ग्रह और नक्षत्र, या राशि, ग्रह और भाव के कॉम्बिनेशन से जो एक स्थिति बनती है हमारी कुंडली में, उसको योग कहते हैं। और ये सबका फेवरेट टॉपिक रहता है, क्योंकि सभी जानना चाहते हैं कि हमारी कुंडली में कौन कौन से योग हैं। तो योगों को समझने के लिए हम कोशिश करेंगे कि हमेशा बार बार चार्ट के ऊपर ही कोशिश करें। और अगर कोई चार्ट हमारे दिमाग में होता है तो फिर चार्ट से देखने से वो बात हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाती है। तो हम एक चार्ट को ही बना ले रहे हैं। अब ये जो हम योगों की बात कर रहे हैं, तो शुभ योग हम जैसे जैसे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि नॉर्मली सारे शुभ योग जो होते हैं ग्रहों के केंद्र या त्रिकोण में होने से होते हैं। कभी कभी एक दूसरा भाव भी लिया जाता है, सेकेंड हाउस है ना, धन भाव को, वाणी भाव को, कुटुंब भाव जो कहलाता है, उसको भी कभी कभी कुछ कुछ योगों में लिया जाता है। सब योगों में नहीं लिया जाता है, लेकिन केंद्र और त्रिकोण में यदि प्लैनेट्स हों तो अच्छे माने जाते हैं। ये हमको बात समझ में आएगी जब हमारे योग हम पढ़ेंगे उनको, क्योंकि योगों को पढ़ने में हमें यही पता चल रहा है कि प्लैनेट्स की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए और कौन से प्लैनेट होने चाहिए। ठीक है ना। तो अब कौन से होने चाहिए वो भी हम धीरे धीरे समझ जाएंगे कि जैसे दो भाव जो हमारे, छठा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव, इनके स्वामियों का बलवान होना भी हमारे लिए नेगेटिव होता है, तो वो शुभ योगों के अंतर्गत नहीं आएगा। शुभ योग के अंतर्गत क्या आएगा कि हमारे केंद्र या त्रिकोण के स्वामी, खास करके त्रिकोणों के स्वामी, जैसे हमारा लग्नेश हुआ, पंचमेश हो गया, नवमेश हो गया, या हमारे शुभ ग्रह शुक्र हैं, बुध हैं, जुपिटर है, गुरु है। तो इन प्लैनेट्स का केंद्र या त्रिकोण में होना, अपनी राशियों में होना, उच्च राशि में होना, या फिर मित्रों की राशि में होना, ये योगों का निर्माण करता है, शुभ योगों का निर्माण करता है। ठीक है। तो अब हम कुछ नामों के साथ कुछ कुछ योगों को पढ़ेंगे। जैसे आज हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं गौरी योग के बारे में। गौरी योग पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। गौरी जो योग, गौरी शब्द जो है ये माँ पार्वती के का ही एक नाम है, गौरी। तो नेचुरली देवी देवताओं के नाम पर अगर योग है तो इस नाम से ही हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा शुभ योग है। तो ये गौरी योग के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि गौरी योग कब बनता है कुंडली में। तो उनका कहना यह है कि केंद्र, अब केंद्र बार बार न लिख करके हम ऐसे गोला भी बना सकते हैं। ज़्यादातर नोट्स बनाने के लिए कई बार हम ऐसा भी करते हैं कि केंद्र या त्रिकोण में, या त्रिकोण में। ठीक है। ये हमारे फार्मूले हैं। इस तरह से हम अगर फार्मूले नोट करेंगे तो हमें बहुत लंबा लंबा सेंटेंस नहीं लिखना पड़ेगा। सिर्फ हमें जो है ये, जैसे हमारा फार्मूला बन गया, केंद्र या त्रिकोण में, केंद्र या त्रिकोण में क्या हो, चंद्रमा हो। ठीक है। और चंद्रमा कैसा हो, एग्जाल्टेड। तो हम कितनी सारी बातें लिख दी हमने तीन शब्दों में ही। केंद्र या त्रिकोण में चंद्रमा एग्जाल्टेड हो। ठीक है। और गुरु से दृष्ट हो, और इसके ऊपर दृष्टि किसकी हो, जैसे हम यहाँ से निशान लगा देते हैं, यानी ये इधर देख रहा है। कौन देख रहा है, गुरु। ये एक फार्मूला बन गया गौरी योग का। गौरी योग के बारे में अगर हमें समझना है तो हम क्या करें, हम बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखेंगे तो हम उसको बार बार समझने में भी हमें टाइम लगता है। हम अपने नोट्स को, जैसे होता है ना, रिवीजन करते हैं, एग्जाम होता है तो हम लोग नोट्स रिवाइज करते हैं, या कोई कुंडली देख रहे हैं और हमें लग रहा है कि ये कुछ पढ़ा तो था इसके बारे में, याद नहीं आ रहा। तो गौरी योग है मान लीजिए हमारी कुंडली में किसी में भी, तो उसका फार्मूला क्या है गौरी योग का, कि केंद्र या त्रिकोण में चंद्रमा एग्जाल्टेड हो, उच्च का चंद्रमा हो, और उस पर गुरु की दृष्टि हो। जैसे मेरे ध्यान में जानकार एक मित्र हैं, उनकी कुंडली में ऐसा हमने योग देखा था और वो हमें याद भी हो गया था। 6 गलत लिख दिया मैंने, 6 के बाद 7 होगा और यहाँ पर होगा वृश्चिक राशि में वह गुरु था। अन्य और भी प्लैनेट थे, लेकिन यहाँ पर उनका वृष राशि में चंद्रमा एग्जाल्टेड। तो अब इसमें हमारी दोनों शर्तें पूरी हो, और ग्रह भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही हो,
ये कहीं और भी हो सकता है, जैसे अब ये चंद्रमा एग्जाल्टेड है तो हो सकता है जुपिटर यहाँ से देख रहा हो, है ना, या यहाँ पे चंद्रमा एग्जाल्टेड तो जुपिटर यहाँ से भी देख सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह, इसलिए ये बनाया गया है 2-3 जगह से, 3 जगह से जुपिटर की एस्पेक्ट इसके ऊपर पड़ेगी, क्योंकि जुपिटर की 3 दृष्टियां होती है ना, पंचम, सप्तम और नवम। तो हमारी शर्त क्या है, गौरी योग की शर्त क्या है? गौरी योग की शर्त यह है कि केंद्र या त्रिकोण में चंद्रमा अपनी उच्च की राशि में हो। उच्च की राशि को एग्जाल्टेड ई से डिनोट करते हैं, मतलब हॉरोस्कोप में भी देखिए यहाँ पर यहीं की यहीं अगर हम लिख देते हैं तो एक एट ए ग्लांस भी हमको पता चल जाएगा कि हमारा चंद्रमा यहाँ इस कुंडली में एग्जाल्टेड है। ठीक है, और जुपिटर की एस्पेक्ट, कहीं से भी जुपिटर की एस्पेक्ट अगर आ जाए इसके ऊपर, और कोई बात इन्होंने नहीं बताई है, केवल यही है कि चंद्रमा केंद्र या त्रिकोण में उच्च का हो, या इसमें तो उच्च का ही हो, ये वाला जो फॉर्मूला है गौरी योग का, उच्च के चंद्रमा पर जुपिटर की एस्पेक्ट हो, और यदि वह केंद्र या त्रिकोण में है तो गौरी योग है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा गौरी योग के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद लक्ष्मी योग के बारे में। ठीक है, गौरी के बाद लक्ष्मी योग ले लेते हैं। तो लक्ष्मी भी, माँ लक्ष्मी जो है विष्णु जी की पत्नी है, धन की देवी हैं हमारे लिए। तो लक्ष्मी योग अगर कुंडली में बन रहा है तो सीधे सीधे हम मान सकते हैं कि ये धनदायी योग बन रहा है। तो लक्ष्मी योग में क्या होता है कि नाइन्थ लॉर्ड यानी कि हमारा भाग्येश, नाइन्थ लॉर्ड कौन होता है? भाग्येश, और प्लस शुक्र भी पूरी लग्जरीज है, ये हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, ये दोनों प्लैनेट केंद्र या त्रिकोण में हो, ठीक है, तो ये लक्ष्मी योग बन जाता है, लक्ष्मी योग। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए नाइन्थ लॉर्ड और शुक्र, कुछ कुंडलियों में ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि जैसे अब ये तुलाई लगन की कुंडली ले ली जाए तो यहाँ मिथुन आ जाएगी, 3, 7 और 11 ये आ जाएगा, त्रिकोण में आ जाएंगी ना राशियाँ, हर पांचवी, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। तो ये तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष। अब इसमें मान लीजिए यहाँ पर तुला, वृश्चिक, धनु और ये मकर राशि है मान लीजिए यहाँ पे चौथे घर में, और यहाँ पर हमारा नाइन्थ लॉर्ड बुध भी हो और साथ में शुक्र भी बैठा हो। अभी हम लोग योगों की बात कर रहे हैं तो केवल इन्हीं प्लैनेट्स को लेंगे जिन प्लैनेट्स की हम बात कर रहे हैं। तो अब इसमें देख लीजिए भाग्य स्थान का मालिक यानी भाग्येश हमारा यहाँ केंद्र में आ गया, ठीक है, और शुक्र भी यहाँ पे केंद्र में आ गया। अब वैसे भी अगर हमें मान लीजिए योग नहीं भी याद है तो हमें इस कुंडली को देख के ये समझ में आता है कि लग्नेश और नवमेश की युति केंद्र में हो रही है, तो ये अपने आप में एक शुभ योग है, तो इसको हम लोग कहते हैं लक्ष्मी योग। अब ये लक्ष्मी योग का फार्मूला हमने बना दिया, नाइन्थ लॉर्ड प्लस शुक्र दोनों कहाँ पर हो? केंद्र या त्रिकोण में हो, और इससे लक्ष्मी योग बन जाता है। यानी कि कुंडली में कहीं भी नवमेश और शुक्र यदि केंद्र में हो तो लक्ष्मी योग बन जाता है। अब हम इसके बाद लेंगे पुष्कल योग को। पुष्कल योग भी जैसे पुष्य नक्षत्र को शुभ मानते हैं ऐसे ही पुष्कल योग भी एक शुभ योग है। इसमें क्या होता है कि हमको ये थोड़ा सा इसमें हमें फार्मूला समझना पड़ेगा। इसमें अधिमित्र की बात होती है। हम लोगों ने जब पंचदा मैत्री पढ़ी थी तो हमने ये पढ़ लिया था कि स्वाभाविक मैत्री में जो प्लैनेट आपस में मित्र हैं और अगर तात्कालिक भी मित्र हैं तो दोनों जगह मित्र बन के वो अधिमित्र बन जाते हैं, है ना। तो पुष्कल योग में वो क्या कहता है, पुष्कल योग हम यहाँ पे लिखते हैं कि पुष्कल योग का फार्मूला लिख लेते हैं पहले, जिससे कि हमको याद रहेगा कि पुष्कल योग क्या होता है। पुष्कल योग में शुभ ग्रह से दृष्ट, जैसे कि शुभ ग्रह, शुभ ही लिख लेते हैं। वैसे तो देखिए शुभ ग्रह में ज़्यादातर बुध और गुरु और शुक्र को ही लिया जाता है। शुभ ग्रह की दृष्टि हो, ठीक है, ऐसे हम दृष्टि को इंडिकेट करते हैं कि ये दृष्टि बता रहा है कि शुभ ग्रह की दृष्टि हो, और क्या हो, गुरु शुभ ग्रह की दृष्टि हो, और लग्न लॉर्ड और राशि लॉर्ड और लग्न लॉर्ड, राशि लॉर्ड एंड लग्न लॉर्ड, ये दोनों शुभ ग्रह से दृष्ट हो, और क्या हो, अधिमित्र की दृष्टि हो, अधिमित्र के साथ बैठे हो।
अधिमित्र के साथ बैठे हों, प्लस अधिमित्र के साथ। अब अधिमित्र हमें पंचदा मैत्री से मिलते हैं, है ना। तो अब जैसे इसमें क्या है, राशि लॉर्ड और लग्ना लॉर्ड। अब जैसे मान लीजिए हमने कोई कुंडली बना लेते हैं हम लोग, मान लीजिए वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या और तुला। अब इसमें लग्ना लॉर्ड हमारा मंगल है और राशि लॉर्ड हमारा मान लीजिए है सूर्य, और ये दोनों ही मंगल और सूर्य मान लीजिए हमारे यहाँ बैठे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर चंद्रमा हो, जैसे मान लीजिए चंद्रमा हो, यहाँ नहीं बैठाते, यहाँ बैठा तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। लग्ना लॉर्ड यहाँ पे हो जाए, मंगल भी है यहाँ पर और यहाँ पर सूर्य भी है, क्योंकि उसमें हमें सफाई से समझ में आएगा कि ये क्या है। अब ये लग्न लॉर्ड आ गया मंगल और राशि लॉर्ड आ गया हमारा सूर्य, क्योंकि जिस राशि में चंद्रमा होगा वही राशि बनेगी ना। तो ये दोनों आ गए, ठीक है। और ये उन्होंने क्या बोला है कि इसके ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो। अब जैसे मान लीजिए यहाँ ही शुक्र बैठा हो तो उसकी दृष्टि हो सकती है शुभ ग्रह की, या फिर यहाँ गुरु बैठा हो या इधर गुरु बैठा हो तो गुरु की दृष्टि हो जाएगी। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि अधिमित्र का भी संबंध होना चाहिए, अधिमित्र के साथ हो। अब इसमें फॉर्चुनेटली हमने जो ये बनाया है, अगर यहाँ वृष राशि है तो ये अधिमित्र तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये दोनों के साथ इसकी मैत्री नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम इसको ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर राशियों के वो मतलब ग्रहों के नाम, उनके राशियों के नाम नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि अधिमित्र कौन बन सकता है। मान लीजिए हमारा सूर्य मंगल एक लग्नेश है और एक राशिश है, तो इनके अधिमित्र कौन बन सकते हैं? इनके अधिमित्र या तो गुरु बन सकते हैं, तो यहाँ पे मतलब गुरु की राशि हो, अधिमित्र के साथ हो, या गुरु पास में बैठा हो कहीं, या फिर इनका और कौन बन सकता है, चंद्रमा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो ये देखने वाली बात है। एक्चुअली कभी किसी कुंडली में देखने में आया नहीं है पुष्कल योग, तो इसलिए एकदम से बनाने में थोड़ी सी समय लगा मुझे, है ना। तो ये पुष्कल योग में क्या होता है कि राशि लॉर्ड और लग्न लॉर्ड दोनों साथ हों, वही केंद्र और त्रिकोण में हो। ये भी फार्मूला है, केंद्र और त्रिकोण में तो होना ही होना है, त्रिकोण में और केंद्र में तो होना ही है। यानी कि सभी शुभ ग्रह जो है वो केंद्र त्रिकोण में ही जा करके शुभता देंगे हमें, और अधिमित्र के साथ हों। अधिमित्र मतलब यहीं पर कहीं इनका पास में जो मित्र, इधर भी मित्र है और उधर भी मित्र है, मतलब तात्कालिक रूप से भी मित्र है और हमारा स्वाभाविक भी मित्र। स्वाभाविक मित्र हमने पढ़ चुके थे, और तात्कालिक मैत्री हमें पता है कि 3 घर आगे और 3 घर पीछे जो प्लैनेट होते हैं वो मित्र बन जाते हैं उस वक्त, उस कुंडली में, जिस कुंडली की हम बात कर रहे हैं। तो अगर वहां से भी इनके मित्र, स्वाभाविक कोई मित्र आ जाएगा इसमें, तो वो अधिमित्र बन जाएगा, ठीक है। तो ये बात हुई। ये कहने की बात यह है कि हमें योग का नाम याद चाहे ना रहे, लेकिन हम अगर इन चीज़ों को याद कर पा रहे हैं कि लग्न लॉर्ड और राशि लॉर्ड अगर इकट्ठे हों तो ये शुभता की बात है, या हम ये समझ पा रहे हैं कि केंद्र और त्रिकोण में ग्रहों का होना शुभता की बात है, तो ये चीज़ों से हमें योग का नाम चाहे ना याद हो, पर हमें ये याद रह जाएगा कि ये एक शुभ योग है, ठीक है। अच्छा, अब उस पुष्कल योग हो गया हमारा, लक्ष्मी योग हो गया, गौरी योग हो गया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं श्रीकंठ योग। श्रीकंठ ये भी सुंदर योग है, श्रीकंठ, श्रीकंठ योग है। अब देखिए श्रीकंठ, श्री माने तो लक्ष्मी होता है और कंठ माने गला होता है। तो श्रीकंठ योग का मतलब ऐसा लगता है कि गले में लक्ष्मी जी का वास हो, यानी कि अच्छी वाणी बोलने वाला हो सकता है, अच्छा संगीत करने वाला व्यक्ति हो सकता है, और विद्वान हो सकता है। वाणी जिसकी अच्छी होगी या जो अच्छा बोलेगा, तो विद्वान होना तो अति आवश्यक है ही। तो श्रीकंठ योग में क्या होता है कि लग्नेश, चंद्रमा और सूर्य ये तीनों ही केंद्र में हों। जैसे किसी का लग्नेश मान लीजिए बुध बन रहा है, ठीक है, और सूर्य बन रहा है, सूर्य और चंद्रमा हो कहीं पे, या यहाँ कहीं चंद्रमा हो, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, केंद्र में आ गए, है ना, या त्रिकोणों में आ जाए, कहीं पे भी त्रिकोण में यहाँ पर भी आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर आ जाए लग्नेश, आ जाए बुध, मान लीजिए यहाँ 3 नंबर राशि है ना, और यहाँ पर चंद्रमा आ जाए मान लीजिए, और सूर्य भी आ जाए यहीं पर, यहाँ कहीं सूर्य आ जाए, इस तरह से। यानी कि हमारा क्या हुआ, ये श्रीकंठ योग में क्या हुआ कि लग्ना लॉर्ड प्लस चंद्रमा और प्लस सूर्य,
वही स्व राशि में हो, उच्च राशि में हो, मित्र राशि में, ये भी याद रखना है। अब देखिए शत्रु राशि में होंगे तो वैसे ही बल कम हो जाएगा ना, स्व में हो, उच्च में हो या मित्र राशि में हो। अब जैसे जैसे इनका लेवल कम ज्यादा होगा वैसे वैसे हमारे योग की पोटेंसी कम ज्यादा होगी, है ना। यदि हमारा कोई प्लैनेट उच्च का है तो पूरे फल देगा, शुभता देगा। स्व राशि का है वो भी बहुत अच्छा स्वस्थ होता है प्लैनेट, वो भी अच्छे फल देगा। मित्र राशि का तो इन दोनों के मुकाबले थोड़ा कम देगा। हम परसेंटेज वाइज समझ सकते हैं कि 100% यहाँ पे मिल रहा है, मान लीजिए 100% या 80%, 90% हमको यहाँ मिल रहा है, तो ये मित्र राशि में जाके 70-80% मिलेगा। या कभी कभी ये भी होता है कि ये लग्नेश, चंद्रमा और सूर्य सब केंद्र में तो हैं या त्रिकोण में भी हैं, पर अपने मित्रों की राशि में नहीं है, तो फिर योग हमारा थोड़ा सा कमजोर पड़ जाएगा। इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर भी जो ये बात हो रही थी गौरी योग में, तो इसमें तो एग्जाल्टेड चंद्रमा बता ही दिया था। ये शुक्र और इसकी लग्नेश की 9th लॉर्ड की बात लक्ष्मी योग में हुई थी, केंद्र त्रिकोण में हो रहा है। अगर ये अपने मित्रों की राशि में है, अपनी राशियों में है, तो और भी ज्यादा इसकी पोटेंसी बढ़ जाती है। तो ये श्रीकंठ योग भी शुभ योग है। इसमें लग्ना लॉर्ड, सूर्य और चंद्रमा, ये तीनों, मतलब एक तरह से ये तीनों लगन है ना, हम लोगों ने इसको लगन माना है। सूर्य की लगन हम देखते हैं जब हम प्रोफेशन देखते हैं, और चंद्रमा की लगन कब देखते हैं, जब हमको ओवरऑल कुंडली का इवेल्युएशन करना होता है। जिस तरह से हम नवांशा देखते हैं उसी तरीके से चंद्र कुंडली को भी पूरा महत्व दिया गया है। तो तीनों ही लग्नों के स्वामी, यानी हमारा लग्ना लॉर्ड, हमारा सूर्य लॉर्ड और सूर्य और चंद्रमा, जहाँ सूर्य चंद्रमा बैठे हैं वो उनकी लगन हो जाती है, सूर्य की लगन और चंद्र की लगन हो जाती है ना। तो सूर्य की लगन भी केंद्र में आ जाए या त्रिकोण में आ जाए, चंद्रमा भी हमारा केंद्र त्रिकोण में आ जाए और लग्नेश भी हमारा केंद्र में हो, तो ऐसे टाइम पर ये श्रीकंठ योग बन जाता है।